तो इससे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को जो एक्सरसाइज 3.1 थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात करेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उन्हें किस प्रकार से हल करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, एक्सरसाइज 3.2 के मैं कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मतलब किस तरीके से अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की हम दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दो चर वाली जो रैखिक समीकरण युग्म आप लोगों को दिए जाएंगे, अब उन्हें आप लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करोगे। देखो जरा ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, मैं ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखूंगा ये अपनी तरफ से लिखूंगा। अब देखो जरा ध्यान से कैसे हल करनी है आप लोगों की। मान लो ये x प्लस वाई बराबर 4, एक दो चर वाली रैखिक समीकरण ये दे दी। सिंपल समीकरण समझाऊंगा पहले तुमको ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो इस अलग दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएगी उनका भी आप हल करोगे ऐसे। फिर दूसरी समीकरण दे दी यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 12। इस तरीके से आप लोगों को दूसरी समीकरण दे दी। ये दो समीकरण दी आप लोगों को, ठीक है। इन्हें मैंने अपनी तरफ से लिखा, ये समझाने के लिए है सिर्फ, ठीक है। जो एक्सरसाइज की जो समीकरण है वह अलग होगी, ठीक है। जो भी आप लोगों को दिया जाएगा उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ठीक है। अब हम जो दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म है उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किससे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। और सब कौन सी विधि से हल कर रहे थे? ग्राफीय विधि से हल कर रहे थे, ठीक है। दो चर वाली जो रैखिक समीकरण युग्म आप लोगों को दी गई है, अब उन्हें क्या करना? प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब ये जो प्रतिस्थापन लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? प्रतिस्थापन का मतलब है जो हमारे चर पद हो गए जैसे x y है, इनमें से किसी का भी स्थान आप क्या करो? प्रतिस्थापित करोगे। मतलब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेके जाओगे, ठीक है। किसी भी संख्या को या किसी भी चर पद को अगर एक स्थान से उठाकर हम दूसरे स्थान पर लेके जा रहे, यानी कि बराबर के बाद उठाकर लेके जा रहे, तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन, ठीक है। तो प्रतिस्थापन हम किसी भी समीकरण का कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट का कर लो चाहे समीकरण सेकंड का कर लो, ठीक है। देखो जरा ध्यान से कैसे करोगे। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। मैंने कहा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है समीकरण फर्स्ट का ही प्रतिस्थापन करो, आप सेकंड का भी कर सकते हो, कोई सी भी समीकरण का कर सकते हो। मैंने कहा समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट ये देखो हमारी क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है यहाँ पर? 4। आप लोग एक काम करो, x का प्रतिस्थापन करो। यहाँ पर x यहाँ पर देखो प्लस का, इस बराबर के बाद इधर उठा कर लेके जाओ, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 4, ये x प्लस का इधर जाके हो गया माइनस का, ठीक है। तो माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रतिस्थापन, ठीक है। तो y बराबर आप लोगों को प्राप्त हुआ 4 माइनस x। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे समीकरण नंबर क्या दो? 3। समीकरण नंबर क्या हो गया? 3। कोई दिक्कत तो नहीं आता? कोई परेशानी नहीं हो किसी तरीके की? अब क्या करना आप लोगों को, यहाँ जो समीकरण 3 में आप लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है, y का मान, उसे क्या करना आप लोगों को? समीकरण सेकंड में रखना। इसमें रखना भाई समीकरण सेकंड में। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ मैंने क्या करा, अब यहाँ ये जो समीकरण 3 हमें प्राप्त हुई, इसमें किसका मान प्राप्त हुआ? y का। तो y का मान हम समीकरण नंबर, ठीक है, चाहे तो इसमें रखनी है आप लोगों को। देखो जिसका हमने प्रतिस्थापन करा ना,
एक बात का ध्यान रखना, जिस समीकरण का हम प्रतिस्थापन करेंगे तो प्रतिस्थापन करने के पश्चात जो हमारा तीसरी समीकरण प्राप्त होगी उसमें हमें y का या x का जिसका भी मान प्राप्त होगा, ठीक है, उसे आप लोगों को समीकरण नंबर 2 में ही रखना, ठीक है। जिसका प्रतिस्थापन करोगे, ठीक है, उस समीकरण से अलग जो समीकरण बचेगी उसमें उसका मान रखना। पता लग रहा है आप इसमें रखोगे तो इसमें आंसर इसका गलत होगा, ठीक है। जैसे हमने समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करा, ठीक है, प्रतिस्थापन करने के बाद समीकरण 3 प्राप्त हुई, और अगर तब ये जो y बराबर 4 माइनस एक्स प्राप्त हुआ, ठीक है, इसे ही अगर समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो गलत आंसर आओगा, ठीक है। ध्यान रखना, जिस समीकरण का प्रतिस्थापन किया उस समीकरण में मान नहीं रखना आप लोगों को, ठीक है। उस तो अलग जो बची हुई समीकरण होगी उसमें मान रखना, ठीक है। अब देखो y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 4 माइनस एक्स, ठीक है। इसका मान समीकरण सेकंड में रखो। मैंने कहा y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। आप लोग क्या करो, y का मान समीकरण सेकंड में रखो। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखना, ठीक है, यानी कि जहां y लिखा होगा उसकी जगह अब y नहीं है, वहां पर क्या है, 4 माइनस एक्स। क्या रखना आप लोगों को, देखो समीकरण सेकंड क्या थी, x माइनस, ठीक है, y। अब y की जगह y नहीं है, हमने क्या निकालना समीकरण 3 में, देखो 4 माइनस एक्स, y का मान कितना है, 4 माइनस एक्स। तो मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर लिखो 4 माइनस एक्स और बराबर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, 12। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, चलो कोई बात नहीं। अब हमने कहा भाई x तो हमारा जो होगा, तू आराम से सॉल्व करो। देखो जब इस तरीके से ब्रैकेट आ जा तो उसे आराम से सॉल्व करना, ध्यान से, पूरा ध्यान उसे होना चाहिए। इस माइनस की गुणा इस 4 के साथ हुई तो क्या प्राप्त होगा, -4, ठीक है। माइनस की गुणा पहले इस जब प्लस के 4 के साथ हुई तो क्या हुआ, -4। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसी तरीके से इस माइनस की गुणा इस माइनस के x के साथ हुई, ठीक है। जब माइनस की गुणा माइनस के x के साथ होगी तो जब माइनस और माइनस गुणा में आते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस, ठीक है, x। कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर बराबर क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर, 12, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, एक x, कितने x हो गए, 2x, और ये क्या है, -4, और बराबर कितना हो गया, 12। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा ये माइनस का देखो 4 बराबर के बाद जाएगा खाएगा हो जाएगा ये प्लस का, तो यानी कि 2x बराबर 12 प्लस 4, ठीक है। तो 2x बराबर 12 में 4 जोड़ोगे कितना होगा, 16, कितना होगा। अब मुझे x का मान निकालना, किसका मान निकालना, तो जो चीज x के गुणा में होगी और बराबर के बाद जाकर क्या हो जाएगी, बटे की बटे में चल जाएगी, गुणा की चीज बटे में चल जाएगी। तो मैंने कहा x बराबर 16 और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 2, 2 से 8 तो 2 8 16। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ आप लोगों को, 8। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 8। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब हमें x का मान प्राप्त हो गया तो हमें y का भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। x का मान बताओ कितना प्राप्त हुआ, 8, ठीक है। मुझे y का मान निकालना, ठीक है। तो y बराबर देखो 4 माइनस एक्स लिखा समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। तो x का मान उठाएगा समीकरण नंबर 3 में रखो एकदम डायरेक्ट, कोई सी में भी रख सकते हो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे एकदम निकलेगा। देखो y बराबर एकदम से रखेंगे, ठीक है। इसमें बार बार इधर लाना पड़ेगा, उठा के उधर ले जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को जो x का मान प्राप्त होगा उसे समीकरण नंबर 3 में रखो, ठीक है। मैंने कहा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जो x का मान मुझे प्राप्त हुआ उसे समीकरण नंबर 3 में रख दो। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, y बराबर 4 माइनस एक्स। अब x की जगह x नहीं है भाई, x का मान कैलकुलेट करके निकाल दिया कितना, 8, कितना, तो यहां रखो 8। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा y बराबर, भाई ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 8 है, बड़ी संख्या 8 है या 4 है,
अब भाई 8 में तो 4 घटाओगे कितना बचेगा? 4 प्लस का माइनस का? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो y बराबर माइनस के 4। इस तरीके से आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसमें कोई ग्राफ नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं बनाना, बस एक्स और वाई के मान निकालना। समझ में आया सभी को? ठीक है, नोट करो और समझाऊंगा अभी। अब हम देखो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसके जो उदाहरण है उन्हें सॉल्व कराते हैं। देखो उदाहरण नंबर जो इसमें 7 है, ठीक है, उसे देखो क्या दे रखा है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आप लोगों को इसमें समीकरण दे रखी है उसने। ठीक है, उदाहरण नंबर देखो कितना है, उदाहरण नंबर कितना है भैया? 1 नहीं है, 7। ठीक है, बुक के अनुसार 7वां उदाहरण है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, उदाहरण नंबर 7। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से हम हल करना है। ये समीकरण दे रखी है आप लोगों को। पहली समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2। यहां देख लो सबके सब, यहां देखो सबके सब समीकरण फर्स्ट। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए बोर्ड पर। देखो जरा ध्यान से। फिर दूसरी जो वो दी इसमें समीकरण, वो दी भाई x प्लस 2y बराबर, फिर दे रखा 3। ठीक है, ये होगी समीकरण नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहां तक किसी को? ये दो समीकरण आप लोगों को दे रखी। इन दो समीकरणों को आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे विधि करना? कौन सी विधि से हल करना? प्रतिस्थापन विधि से। दो समीकरण दे रखी, इन दोनों समीकरणों में जो समीकरण आप लोगों को आसान लगे उससे कर लो हल। ठीक है, बस तुम्हारा तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, चाहे समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन कर लो, चाहे समीकरण नंबर सेकंड का कर लो। बताओ कौन से समीकरण का करना आसान होगा प्रतिस्थापन? सेकंड का। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा समीकरण सेकंड का प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, कोई सी समीकरण का प्रतिस्थापन कर लो, आंसर बिल्कुल सही आओगा। चाहे पहले का कर लो, चाहे दूसरे का कर लो, जिससे आप लोगों को आसान लगे उससे करो आंसर। ठीक है, अब देखो समीकरण सेकंड क्या थी हमारी, x प्लस 2y और बराबर कितना था 3। ठीक है, बताओ x को प्रतिस्थापित करूं या y को? कोई सी समीकरण को कोई सा मान प्रतिस्थापित कर लो, चाहे तो x का चाहे y का। चलो मैंने कहा आप लोग x का ही प्रतिस्थापन कर लो। ठीक है, x प्लस का दे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 3 माइनस क्या हो गया यहाँ पर x। 3 माइनस क्या हो गया? x। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहां मुझे y का बिल्कुल अकेला मान चाहिए, इसके गुणा में कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पिछले वाली समीकरणों में x के ना y के गुणा में कोई संख्या नहीं थी, तो इसलिए हमने जोड़ा को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ y के गुणा में आप लोगों को 2 दिखाई दे रहा। अब जो चीज गुणा में होती है बराबर में जाकर कहा जाओगे, वो बटे में। ठीक है, तो मैंने कहा y बराबर 3 माइनस एक्स, इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? कोई किसी प्रकार की समस्या? ठीक है, सोल्व करते हैं आराम से। देखो ठीक है, घबराना नहीं किसी को भी। अब क्या करना, देखो y बराबर 3 माइनस एक्स बटे में आ गया इसके 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, हमें प्राप्त होगी। अब इसका मान थोड़ा ध्यान से रखना। देखो हमने समीकरण सेकंड का प्रतिस्थापन करा, किसे करा? समीकरण सेकंड का। जब समीकरण सेकंड का प्रतिस्थापन करा तो मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखना पड़ेगा। जिसका प्रतिस्थापन करोगे उस समीकरण में मान नहीं रखना तुम। ठीक है, यहाँ y का मान ध्यान रखना। ठीक है, जिसका प्रतिस्थापन करा उस समीकरण में मान रखोगे तो गलत होगा तुरंत आंसर। ठीक है, तो मैंने कहा y का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। देखो भाई 7x ये तो जुगा तो इसे तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ, -15, ठीक है, ये लिखा हुआ देखो -15 समीकरण फर्स्ट में। फिर गुणा में क्या है इसके y, अब y की जगह y नहीं है, y का मान देखो क्या निकाल रखा हमने, 3 -x और इसके बटे में क्या है भाई 2, 3 -x और इसके बटे में क्या था 2, फिर बराबर क्या लिखा हुआ देखो 2, यही लिखा हुआ ना, ठीक है। आराम से बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेट करना, 7x ये चुका तू, छेड़ना नहीं से बिल्कुल भी। फिर यहाँ देखो ये -15, इस -15 की गुणा पहले करो 3 के साथ में, ठीक है। -15 की गुणा 3 के साथ करोगे तो 15 से कितना होगा 45, माइनस के 15 से 45, देखो 45 ही लिखा हुआ, ध्यान से देखो ये रहा -45, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इस -15 की गुणा, ठीक है, एक बार आप लोग करोगे x के साथ में, ठीक है, तो पहले माइनस और माइनस जब गुणा में आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या होगा प्लस, ठीक है। और 15 की गुणा x के साथ करोगे कितना हो जाएगा 15x, कितना हो जाएगा 15x। इस पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ था 2, क्या लिखा हुआ था 2, कोई बात नहीं, बराबर 2, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो नहीं। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये 7x, ठीक है, प्लस का, और ये 15x प्लस का, 7 और 15 जोड़कर 22 हो जाएंगे, है ना। ऐसी गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, ध्यान से सॉल्व करना बिल्कुल। देखो जरा ध्यान से, 45 ये माइनस का हो गया 45 प्लस यहाँ पर ये 15x, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अब इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसमें देखो इसके बटे में 2 भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 2, ठीक है। अब 2 लिखा हुआ तो मतलब ये पूरा का पूरा इसके बटे में आ रहा है, यहाँ पे देखो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। चलो, जब बटे वाली संख्या हो तो इन्हें डायरेक्ट नेम जोड़ दे। इसके बटे में देखो पहले क्या लिखा हुआ 1, क्या लिखा हुआ 1, चलो कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, 1 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 ही प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 2, है ना। इस 1 तो 2 को भाग करो कितना प्राप्त होगा आप लोगों को, 1 से 2 को भाग करो कितना प्राप्त होगा 2, ठीक है। ये लो भाई 2 गुणा ऊपर क्या संख्या लिखी भी 7, इस तक गुणा कर दो 7x, ठीक है। फिर क्या है माइनस 2 तो ऐसा भाग करा कितना आगा यहाँ पर 45 जुगा तू, ठीक है, प्लस 15x, ठीक है भाई। 2 से 2 को भाग करोगे 1 ही गुणा होगा और उसकी गुणा इस तक कर दो तो जगह तो यही प्राप्त होगा आप लोगों को, ठीक है, बराबर कितना है 2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है 2 लिखा हुआ था, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 की गुणा इसके साथ करोगे इस 2 की गुणा इधर कर दो, ठीक है। 1 की गुणा इसके साथ कर देखो जो तो प्राप्त होगा, यहाँ देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x -45, ठीक है, प्लस 15x, ठीक है, बराबर 2 की गुणा 2 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। 14x और 15x, 14 और 15 कितने हो जाएंगे, 14 और 15 कितने हो जाएंगे 29x -45 बराबर 4, ठीक है। ये माइनस का 45 है संख्यात्मक मान है, ठीक है, तो माइनस का 45 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 29x बराबर 4 प्लस 45, ठीक है। तो 29x बराबर 45 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 49,
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो x से गुणा में क्या आ रहा, 29 क्या आ रहा, और जो चीज गुणा में बराबर में जाकर बटे में, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, 49/29, ठीक है। ये आया x का मान, ठीक है, 49/29, ठीक है। यहाँ ये दोनों संख्या ऐसी है, ठीक है। 49 तो किसी संख्या तक कर सकता है, 7 से कर सकता है, लेकिन 29 ऐसी संख्या जो किसी संख्या तक नहीं करती, तो इसका सीधा आंसर ये होगा x बराबर 49/29, ठीक है। अब ये जो x का मान आया निकल कर, इस 18 समीकरण नंबर इसमें रख दो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 देखो क्या थी हमारे पास, y बराबर 3 माइनस x। अब x का मान x नहीं है, कितना है देखो, 49/29, इस पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ, 2, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। y बराबर, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 29 की गुणा 3 के साथ करोगे तो 3 गुणा हो जाएगा 29, फिर माइनस इस 1 की गुणा 49 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 49 ही कम 49, और बटे में वो 1 की गुणा 29 के साथ करोगे कितना होगा, 29 ही प्राप्त होगा आप लोगों को। इस पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ था, 2, क्या लिखा हुआ था, 2, ठीक है। तो देखो y बराबर, इसे सॉल्व करते हैं ध्यान से। 29 की गुणा 3 तक करोगे तो 3 हम 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 होगा, माइनस 49, ठीक है, बटे में। देखो जो चीज बटे के भी बटे में होते हैं तो ये आपस में क्या चल जाते हैं, गुणा में चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 29 और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो अब देखो y बराबर, भाई ये है 87 और ये 49, 87 में तो 49 घटाओ, ठीक है। अब देखो भाई 87 में तो हम लोग क्या करेंगे, 49 घटाओगे तो माइनस करो, ठीक है। एक धाई इधर दी, 17 में तो 9 का कितना बचेगा, 8, ठीक है। यहाँ बच रहा 7, 7 में तो 4 का कितना बचा, 3, कितना आ गया, 38, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ बचा 38, ठीक है। और बटे में देखो इसका क्या, 29 गुणा 2, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, गुणा क्यों नहीं करी मैंने, क्योंकि मुझे पता 2 तो 38 कटने वाला है, ठीक है। अब देखो 2 ही कम 2, इसे काटो, 2 ही कम 2, ठीक है। 3 में तो 2 का कितना बचा, 1, उसका आगे लिख दिया हमने 8, कितना होगा 18, 2 निम 18, ठीक है। तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ, देखो 19, कट का क्या है 19 और बटे में क्या 29, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर। कैलकुलेशन आराम से करोगे तो आंसर बिल्कुल सही प्राप्त होगा, ठीक है। चलो नोट करो, नोट करो। तो अब कट का प्राप्त हुआ 19/29, ठीक है। अब देखो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा फाइनल आंसर, ठीक है। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, y बराबर 19/29, ठीक है। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, नोट डाउन कीजिए। तो जो ये हमारी बुक है, बुक में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी, ये उदाहरण नंबर इसमें 7 गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उदाहरण नंबर 4 बैठ रहा है, ये उदाहरण नंबर 4 है भाई, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बुक में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, यहाँ पर ये उदाहरण नंबर बन रहा है 4, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर 7, ठीक है। चलो तो अभी मैंने आप लोगों को, देखो यहाँ पर, अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण नंबर 4 कराया था भाई। आप देखो मैं उदाहरण नंबर 5 कराता हूँ, इसे ध्यान से समझेंगे, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, अगर इधर उधर ध्यान हुआ तो तुम गए, फिर देखना। उदाहरण नंबर 5 में देखो क्या कहा, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। नीचे प्रश्न दे रखा देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को बताया था ना, आप लोगों को हल करके इसका आंसर बताना, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे। देखो जरा ध्यान से यहाँ पर एक आफताब और एक इसकी पुत्री, ठीक है, इनकी आयु हमें बता नहीं रखी कि वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की आयु अगर मान के चलोगे तो वर्तमान आयु से मान के चलेंगे, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उम्र उसकी क्या रही होगी, मतलब उसकी एज क्या रही होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कहेंगे हम माना आफताब, माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु। ठीक है, आफताब की वर्तमान आयु हमें बतानी। ठीक है, हमें नहीं पता कि आफताब की वर्तमान आयु क्या रही होगी। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष रही होगी। ठीक है, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी पुत्री की भी कुछ आयु रही होगी। तो मैंने कहा यहाँ पर पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। हमें नहीं पता कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या रही होगी। ठीक है, हमने कह दिया y वर्ष रही। कितनी रही? y वर्ष। चलो अब हम चलते हैं प्रश्न अनुसार। ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा, ये डाटा हमने अपनी तरफ से लिखा, जितना भी लिखा है यहाँ पर। अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, हम कहेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न में क्या दिया गया आप लोगों को, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कंडीशन फर्स्ट। देखो उसने हमें क्या दिया, कंडीशन फर्स्ट। अब देखो कंडीशन फर्स्ट में उसने क्या कहा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, कितने वर्ष पहले की बात करी उसने? 7 वर्ष। ठीक है, हम कहेंगे यार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब उसने 7 वर्ष पूर्व की बात करी। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 7 वर्ष पहले। ठीक है, अभी मान लो मेरी वर्तमान आयु 25 साल है। कितनी है? 25। अगर मैं 7 साल पहले की आयु के बारे में बात करूंगा तो मेरी उम्र क्या रही होगी बताओ भाई? 25 में तो 7 के कितना बचेगा? 18, यानी कि उस टाइम पर 18 साल का रहा हूंगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व की बात करी, यानी कि 7 वर्ष पहले की बात करी। तो यहाँ पर देखो आफताब की वर्तमान आयु मैंने क्या मान रखी? x वर्ष। क्या मान रखी? x वर्ष। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मैंने क्या मान ली? y वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु आफताब की x वर्ष है। ठीक है, हमारे अनुसार जो हमने मान रखा, और पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष है, जो हमने माना अभी तक। ठीक है, लेकिन प्रश्न में कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, इन दोनों की जो आयु थी, देखो इसको प्रश्न में कह रखा है इसने 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कौन कह रहा? आफताब कह रहा अपनी पुत्री को। ठीक है, तो आफताब की वर्तमान आयु कितनी थी? x वर्ष। कितनी थी? x वर्ष। ठीक है, और कितने वर्ष पहले की बात करें हम? 7 वर्ष पहले की। 7 वर्ष पहले का मतलब हमें इसमें वर्तमान आयु मतलब 7 घटाना पड़ेगा, यानी कि x माइनस क्या करेंगे हम? 7। ठीक है, ये होगी 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। ठीक है, तो उसने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि इसकी जो पुत्री थी भाई 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7 रही होगी, है ना? तो इसी प्रकार से इसकी पुत्री की आयु भी क्या रही होगी? y माइनस 7। भाई इसके भी तो 7 साल कम होंगे। ठीक है, तो उसने देखो क्या कहा इस लाइन में, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु थी वो अपनी पुत्री की आयु का
कितना गुना था, 7 गुना। कितना गुना था, 7। 7 तो गुना कर ली बस, ठीक है। जितना गुना बोलेगा उतने से गुना कर दियो, उठा दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। x माइनस 7 बराबर, अब देखो इस 7 के अंदर गुना करो, 7 की गुणा y के साथ करे कितना होगा, 7y, माइनस 7 की गुणा 7 के साथ करे कितना होगा, 7 सतह 49, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 7 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का प्लस का 7y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो हम कहेंगे x माइनस 7y, इसे तो मैं इधर ले आया था, और ये माइनस का 7 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बराबर माइनस के 49 और प्लस का 7 इधर जाएगा, ये माइनस का 7 क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो x माइनस 7y बराबर, ये देखो माइनस का 49 है, इसमें तो घटाऊंगा कितना हम, प्लस का 7, माइनस के 49 में तो 7 घटाऊंगा कितना बचेगा, माइनस के 42। समीकरण नंबर फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। ये कंडीशन फर्स्ट हमने सॉल्व करके समीकरण फर्स्ट बना दी, ठीक है। अब देखो कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड देखो प्रश्न में क्या कहा गया, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा अब से मतलब वर्तमान से, यानी कि अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर मेरी वर्तमान आयु अभी 25 वर्ष है तो 3 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 25 और 3 28, यानी कि हमने उसमें क्या करा, 3 जोड़ा। इसी प्रकार से इसने यहाँ पर 3 वर्ष बाद की बात करी, वर्तमान आयु इसकी कितनी है, x, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर देखो x प्लस 3, ये किसकी वर्तमान है, ये आयु किसकी होगी, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की आयु बात की जा रही है यहाँ से, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, भाई 3 वर्ष बाद की बात करी उसने, 3 वर्ष बाद का मतलब अगर वर्तमान आयु इसकी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, ठीक है, बराबर पुत्र की वर्तमान आयु y है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3, 3 साल जुड़ जाएंगे इसमें, गुना उसने क्या कहा, देखो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इससे कितनी गुनी आयु का रह जाएगा, ये 3 गुनी, तो 300 गुना कर दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 3 बराबर, इस 3 की गुणा y के साथ करो क्या प्राप्त होगा, 3y, ठीक है, प्लस 3 की गुणा इसके साथ करो, 3 के साथ कितना होगा, 3 3 9, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस का 3y इधर जाएगा माइनस का, ठीक है। तो x माइनस क्या हो जाएगा, 3y, ठीक है। ये 3 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो बराबर 9 माइनस क्या हो गया, 3, ठीक है। तो x माइनस 3y और बराबर 9 मतलब 3 गए कितना बचेगा, 6। समीकरण नंबर कितनी होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी हो किसी प्रकार की, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब हमारे पास 2 चर वाली 2 रैखिक समीकरण आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, इनका हल प्रतिस्थापन विधि से करना। कौन सी विधि से करना, प्रतिस्थापन। देखो एक समीकरण ये आई, दूसरी समीकरण ये आई, ठीक है। अब इन्हें क्या करते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। किससे हल करते हैं, प्रतिस्थापन, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब आप क्या है, समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन, समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट का हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। जब हम समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, चाहे तो आप लोग x का प्रतिस्थापन कर लो, चाहे y का, बताओ कौन क्या क्या करो, यहाँ पर जिससे हमें आसानी रहेगी हम वो कर लेंगे आराम से, बताओ करो। देखो जरा ध्यान से, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है, हमारे पास x माइनस 7y और बराबर कितना, देखो माइनस के 42, ये है ना, ठीक है। चाहे तो देखो आप x को इधर ले जाओ, ठीक है, तो यहाँ से माइनस के 42 माइनस के x आ जाएगा,
या फिर इस y को ही प्रतिस्थापित कर दो, x का मान क्लियर निकल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने कहा भाई माइनस का 7y इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या हो गया माइनस के 42 प्लस 7y, ये माइनस का था इधर जाके क्या हो गया प्लस का। ये समीकरण नंबर क्या होगी 3। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो जरा ध्यान से, अब मैंने कहा ये x का मान जो है इसे समीकरण नंबर 2 में रखो। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो देखो समीकरण सेकंड क्या है, देखो यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, अब x का मान क्या निकाला हमने माइनस के 42 प्लस 7y। ठीक है, तो जहां x दिख रहा होगा उसकी जगह क्या रखोगे माइनस के 42 प्लस 7y रखो, माइनस के 42 प्लस 7y। ठीक है, ये तो x की जगह है। ठीक है, लेकिन समीकरण 2 में देखो क्या लिखा हुआ है माइनस के 3y, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा क्या लिखा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो, ये माइनस का 42 है, माइनस का 42 इधर जाकर आएगा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये 7y है, 7y मतलब अगर 3y घटाएं कितना बचेगा 4y बराबर 6, और ये हो जाएगा इधर प्लस का 42। कोई दिक्कत? तो 4y बराबर 6 में 42 जोड़ो कितना होगा 48। ठीक है, जो चीज गुणा बराबर में जाएगा बटे में, तो y बराबर कितना होगा 48 और बटे में कितना होगा 4, 4 एकम 4 ऐसा कट हो गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना आया कट का 12, तो y बराबर कितना आया 12, y बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर इसमें रख दो 3 में, मैंने कहा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस के 42, फिर क्या है समीकरण नंबर 3 में प्लस 7y, y की जगह क्या रखना गुणा में इसके 12। ठीक है, अब गुणा कर लो, x बराबर माइनस के 42 ये तो होगा 2y प्लस 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 12 सतह 84, 12 सतह कितना होगा 84। ठीक है, तो x बराबर भाई 84 में तो 42 घटा लो, 84 इसमें तो माइनस करो 42। ठीक है, तो 4 में तो 2 गए कितना बचा 2, 8 में तो 4 गए कितना बचा 4, तो कितना होगा 42। ठीक है, x का मान कितना आया 42। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर x और y देखो हमने क्या क्या मान रखे थे, हम कहेंगे अतः आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु हमने क्या माननी थी x वर्ष, और x का मान कितना आया 42। ठीक है, तो यानी कि आफताब कितने वर्ष का था 42 वर्ष का। ठीक है, और पुत्री की वर्तमान आयु हमने क्या माननी थी, पुत्री की वर्तमान आयु वो हमने क्या माननी थी भाई y, और y का मान कितना आया निकल कर देखो 12। ठीक है, 12 वर्ष की उसकी पुत्री थी। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। इसमें देखो क्या कहा गया, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना, ना हमें उसने पेंसिल का मूल्य बताया और ना ही उसने वह रबड़ का मूल्य बताया कि एक रबड़ कितने की एक पेंसिल कितने की। तो पहले इनके जो मूल्य है उन्हें फिक्स कर लो, अपनी तरफ से मान लो। ठीक है, हमने कहा माना
एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, हमें नहीं पता कि उस पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य कितना था। हमने अपनी तरफ से कह दिया कि एक पेंसिल का जो मूल्य था वो x रुपए रहा होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम कहेंगे एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य, हमें नहीं पता कि एक रबड़ का मूल्य कितना रहा होगा, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कितना, y रुपए। कितना मान लिया भाई, y रुपए, ठीक है। अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार चले गए हम। देखो पर्सन वर्क कंडीशन फर्स्ट क्या दी गई है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट देखो पर्सन वर्क क्या दी गई है। इसने कहा एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है, 9 रुपए। भाई 2 पेंसिल, हमारे अनुसार एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए, कितना है, लेकिन पर्सन में बोला गया 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 2x, ठीक है। फिर प्लस इसमें क्या है, 3 क्या है, रबड़, 3 रबड़ का मूल्य देखो, एक रबड़ का मूल्य कितना, y रुपए, और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा, 3x, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर कितने में खरीद रहा है, ठीक है, 3y है इसका मूल्य, ठीक है। यहाँ पर देखो एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, तो 3 रबड़ का क्या होगा, 3y रुपए, ठीक है। 2 रबड़ और 2 पेंसिल और 3 रबड़ का जो मूल्य है, ठीक है, इन्हें मिलाकर कितने रुपए में खरीदा जा रहा, 9 रुपए। कितने में खरीदा जा रहा भाई, 9 रुपए में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई किसी को। फिर हमने कहा कंडीशन सेकंड, पर्सन में कंडीशन सेकंड क्या दी, देखो कंडीशन सेकंड दी गई है, देखो, और 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 4 का कितना होगा, 4x रुपए, ठीक है। और 6 रबड़ों का मूल्य प्लस एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, तो 6 का क्या होगा, 6y रुपए। इन दोनों को मिला कर कितने में खरीदा जा रहा, 18 रुपए में। कितने में खरीदा जा रहा, 18 रुपए में। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भाई, ठीक है। ये दोनों समीकरण मैंने कहां से बनाई, पर्सन से, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। जब हम समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करेंगे तो समीकरण फर्स्ट देखो क्या है यहाँ पर, 2x + 3y बराबर 9, ठीक है। चाहे तो x का प्रतिस्थापन कर लो, चाहे y का, जो तुम्हें अच्छा लगा वो कर लो। तो मैंने कहा यहाँ पर आप लोग एक काम करो, ये 2x प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन कराओ ना x का, तो 3y बराबर क्या आ गया, 9 - 2x, ठीक है। 3y बराबर क्या आया, 9 - 2x। अब यहाँ पर देखो y को बिल्कुल अकेला छोड़ना आप लोगों को। जब किसी चीज का प्रतिस्थापन करोगे x का या y का, तो वहां पर x या y का बिल्कुल अकेला मान होना चाहिए, उसके गुणा में कुछ नहीं रहना चाहिए। अब इस y के गुणा में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 3, जो चीज गुणा में बराबर में जाकर बटे में, ठीक है। तो हमने कहा y बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, 9 - 2x, और इसके बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। समीकरण नंबर कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस समीकरण नंबर 3 में जो y का मान आया, इसे समीकरण नंबर 2 में रख दो। मैंने कहा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखो। देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, देखो समीकरण नंबर 2 क्या है यहाँ पर, देखो 4x, फिर क्या लिखा हुआ प्लस 6y। अब y का मान y नहीं रहा, देखो यहाँ पर देखो 6y लिखा हुआ ना, 6 तो हमने जो कर दो लिख दिया,
लेकिन y की जगह y नहीं रहा, y का मान हमने निकाल दिया यहाँ पर 9 माइनस 2x/3। ठीक है, तो इसके गुणा में लिखा गया 9 माइनस 2x और बटे में क्या है इसके 3, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया बराबर क्या आ गया यहाँ पर 18। कोई दिक्कत तो नहीं आता कि देखो, अब देखो यहाँ पर 4x प्लस ये देखो क्या लिखा हुआ 6 गुणा 9 माइनस 2x/3। ठीक है, 6 गुणा 9 माइनस 2x/में इसके क्या लिखा हुआ 3। ठीक है, ये देखो गुणा में इसके। ठीक है, मतलब ये जो चीज बटे में ये चीज इसे काट सकती है, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, काट सकते हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया क्या बच रहा है 2, इस 2 की गुणा 9 के साथ करो, 9 दूनी 18 माइनस इस 2 की गुणा इस 2 एक्स के साथ भी करोगे कितना होगा माइनस के 4x और बराबर कितना हो गया 18। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये देखो प्लस का 18 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 4x प्लस का और 4x माइनस का, प्लस और माइनस एक दूसरे को काट कर क्या बचेगा यहाँ पर 0, क्या बचेगा 0 बराबर, तो 18 और माइनस ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया 18। ठीक है, 0 के बराबर क्या प्राप्त हुआ 18 माइनस 18 0। कोई हल प्राप्त हुआ? कोई हल प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ पर जब x का मान नहीं निकल रहा तो y का कहां से निकलेगा, y का भी नहीं निकल सकता। मतलब ये दो समीकरण हमें ऐसी प्राप्त हुई जिसमें ना तो x का और ना y का कोई निश्चित मान नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसके क्या होंगे अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसके लिए मैंने आप लोगों को कंडीशन बता रखी थी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और ये भी बराबर होगा c1/c2 के लिए। ये कौन सी कंडीशन थी? संपाती स्थिति में, और संपाती स्थिति में जो बीजगणितीय हल होते थे वो क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक होते थे। तो यहाँ भी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि देखो अगर मैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मान निकालने की कोशिश करूंगा तो देखो a1/a2 यानी कि 2 बटे कितना होगा 4। देखो a1 का मान 2, ठीक है, a2 का मान 4। ठीक है, काटा ऐसा कितना है 1/2। इसी तरीके से b1/b2 का मान निकालने की कोशिश करूंगा तो देखो b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान देखो कितना है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना है 1/2। इसी प्रकार से c1/c2 निकालने की कोशिश करूंगा, देखो c1 का मान कितना है 9 और c2 का मान कितना है 18, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो कितना होगा 1/2। ठीक है, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि अपरिमित रूप से क्या होंगे इसके अनेक हल होंगे, कोई निश्चित हल नहीं होने का इसका। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, मतलब इसमें x और y का कोई निश्चित मान नहीं आने वाला। नोट करो। उदाहरण नंबर 7 देखो भैया, उदाहरण नंबर 7 है दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? चलो सोल्व करके बताते हैं इसे। उदाहरण नंबर देखो अब कितना भैया 7। उदाहरण नंबर कितना 7। देखो इसमें दो समीकरण आप लोगों को दी गई है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसे सही तरीके से लिखेंगे तो x प्लस 2y, ये माइनस का 4 इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 4 बराबर, देखो ये समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी समीकरण दी गई है आप लोगों को 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0।
इसे सही करके लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2x प्लस 4y, ये माइनस का 12 इधर जाएगा प्लस का, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? चलो अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम हल करके दिखाओगे आप लोगों को। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करने पर, जैसे समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, x प्लस 2y बराबर 4। अब यहां से देखो x का मान निकालना आसान पड़ेगा या y का? x अकेला है और y के साथ में 2 है, तो x का मान निकालना आसान पड़ेगा, तो इसलिए y का प्रतिस्थापन कर दो इधर। ठीक है, तो मैंने कहा x बराबर 4 माइनस 2y, क्योंकि प्लस का 2y था इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं आता कोई? अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो मैंने कहा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को? समीकरण 2 देखो क्या है, 2 फिर क्या है x का मान, अभी x नहीं है, x का मान कितना है यहाँ पर 4 माइनस 2y, ठीक है। फिर क्या है प्लस 4y और बराबर कितना है 12। कोई दिक्कत तो नहीं आता कोई? अब हमने कहा देखो 2 चौक 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y बराबर 12। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये प्लस का 8 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो माइनस के 4y और प्लस के 4y एक दूसरे से कट का क्या प्राप्त होगा आप लोगों को 0, ठीक है। ये प्लस का 8 इधर जाएगा माइनस का हो गया, तो बराबर 12 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो 0 के बराबर देखो 12 बटा 8 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ देखो बराबर की स्थिति नहीं आई, वहां 0 के बराबर 0 प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ 0 के बराबर क्या प्राप्त हो रहा है आप लोगों को 8, ये 4 प्राप्त हो रहा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर ये दोनों समीकरणों को हम देखेंगे तो इन दोनों समीकरणों में ये एक असत्य कथन प्राप्त होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं होने का, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पर अतः असत्य कथन है, असत्य कथन है, मतलब असत्य कथन क्यों हुआ है, ठीक है, मतलब इसका कोई हल क्यों नहीं हुआ। आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ मैंने आप लोगों को बता रखा था अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और ये बराबर नहीं आ रहा c1 अपॉन c2 के, ये बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, समांतर रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं, ठीक है। और ग्राफिक प्रदर्शन तो क्या होगा, इसका समांतर रेखाएं होंगी, और इसका जो हल होगा, हल क्या होगा इसका, क्या होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये इसका बताया था मैंने बीजगणितीय निरूपण, यानी कि इसका कोई हल नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप चेक करोगे तो इसमें ये वाला अनुपात प्राप्त होगा आप लोगों को, दिखाओ जरा। देखो समीकरण फर्स्ट में a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है समीकरण 2 में 2, ठीक है, बराबर b1 अपॉन b2, b1 का मान देखो कितना है यहाँ से 2, ठीक है, इसमें कितना है 4, ठीक है, 2 कम 2 2 दूनी 4 कितना आया 1/2, ठीक है। फिर बराबर c1 अपॉन c2 रख कर देखेंगे, c1 का मान देखो कितना है यहाँ पर 4 और c2 का मान देखो यहाँ पर कितना है 12, ठीक है, 4 कम 4 4 तिया 12 कितना आया 1/3, 1/2 1/2 ये तो बराबर है, लेकिन 1/3 क्या 1/2 के बराबर हो सका नहीं, ठीक है। तो यानी कि इसका कोई हल नहीं होने का, हम कहेंगे अतः कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है।
कोई हल इसका नहीं होने का, और इसका मतलब जब कोई हल नहीं होने का, दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, हम कहेंगे अतः दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, ये होगा इसका आंसर, नोट करो।